आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह कि 38 दिन के बाद हनीप्रीत ने सरेंडर किया। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सौंपा है हनीप्रीत को, और अब 38 दिन बाद तलाशी जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। दोपहर 3 बजे हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है हनीप्रीत को, और अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि एक महिला भी साथ में मौजूद है हनीप्रीत के, उससे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ कई सवालों के जवाब अब हनीप्रीत को देने हैं। ये बहुत बड़ी खबर, आज हनीप्रीत का पता चल गया है। हनीप्रीत अब हरियाणा पुलिस की हिरासत में है, और इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन परमार हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ी खबर हमने आपको बता दी, लेकिन इससे भी बड़ी खबर सर आप अभी जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी खबर हमारे पास आई, और बहुत बड़ी खबर है वो। अमित और विपिन से बोलूंगा कि कृपया इस पर ध्यान दें। मैं अंदर की कहानी थोड़ा मैंने पता करने की कोशिश की है कि वाकई अंदर खाने हुआ क्या। इसको आज 3 बजे जीरकपुर में जीरकपुर रोड पर, पटियाला रोड पर एक रिजॉर्ट है ब्लैक लोटस, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक 3 बजे गिरफ्तारी हुई है, और ऐसा शक है हरियाणा पुलिस को कि पंजाब पर शक जरूर है कि ये एसपी, जब इन्होंने दबाव बढ़ाया हरियाणा पुलिस ने, तो ये एसपी इनको ब्लैक लोटस रिजॉर्ट में छोड़कर भाग गए। और चूंकि पंजाब पुलिस उनकी मदद कर रही थी, इसलिए उनको छुपने में आसानी हो रही थी। हरियाणा में भी आसानी हो रही थी, पंजाब में भी आसानी हो रही थी, और सिर्फ हरियाणा सरकार को एम्बेरस करने के लिए, क्योंकि वो दोनों अपोजिशंस की सरकारें हैं। तो एक तरफ पंजाब की कांग्रेस की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है। तो वो एम्बेरस करने के लिए, या ये कहने के लिए कि देखिए हम ये पकड़ नहीं पा रहे हैं और ये तो हमारे पास है, इस तरह की कुछ बातचीत है। और इसी के चलते जो मुकेश एसीपी हैं एसआईटी के, वो गए जीरकपुर के ब्लैक लोटस गेस्ट हाउस में, और वहां पर गिरफ्तारी की। और हरियाणा सरकार के सूत्र साफ साफ कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एसपी है पंजाब पुलिस में, जिसने इसको पॉलिटिकल शेल्टर भी दिया है, और जिसने इसको शेल्टर भी दिया है, और जिसने इसको भागने में, वकीलों तक पहुंचाने में और बाकी चीजों में मदद की है। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब और हरियाणा की सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बीच में जो चंडीगढ़ है, जो इनका सेंट्रल पॉइंट है, जहां पर दोनों की सरकारें चलती है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो उसकी पुलिस अलग है, पंजाब की पुलिस अलग है, हरियाणा की पुलिस अलग है। तो कई बार क्या होता है कि बड़ा घालमेल होता है, और वही घालमेल यहां पर हुआ। और एसपी ने जब उसको छोड़ दिया दबाव के बाद, उनको ये लगा कि एम्बेरस करने के लिए इसका इंटरव्यू करा दिया जाए। तो हरियाणा पुलिस ने फिर जब अपना दबाव बढ़ाया, तब इसको फाइनली ब्लैक लोटस रेस्ट हाउस में छोड़ा गया, और फिर ये हरियाणा पुलिस के हाथ। और यही कॉम्प्लिकेशन, यही तकरार अभी थोड़ी देर पहले भी देखने को मिली थी सर, जब हरियाणा पुलिस ने इस तरह के आरोप लगाए थे पंजाब पुलिस पर कि जानबूझकर इंटरव्यू कराया गया है, और पंजाब पुलिस की हिरासत में ही है हनीप्रीत। अमित भारद्वाज, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी, कहां से हिरासत में लिया हरियाणा पुलिस ने? देखिए, पहले ही पंजाब पुलिस ने इसको पकड़ लिया था, लेकिन दबाव जब बनाया गया तो वो यहाँ पर इनको लेके जा रहे थे सीआईए स्टाफ खरड़ में। तो वहां पर फिर कोऑर्डिनेशन पे जब बात हुई, जब बात ये फैल गई, तो हरियाणा पुलिस के जब लोगों ने उन अधिकारियों से बात की, तो उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, दबाव डाला उन्होंने, तब जाकर जो है उनको हैंड ओवर करना पड़ा हरियाणा पुलिस के। हालांकि हरियाणा पुलिस इस बात को मान नहीं रही है कि एसआईटी के जो लोग हैं वो वहां से हैंड ओवर लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ही गिरफ्तार किया है एसआईटी के एसीपी मुकेश मल्होत्रा ने। लेकिन इससे पहले जो खबर आई थी, हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया था कि वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसको जो सीआईए स्टाफ है खरड़ में, वहां लेके जा रहे हैं। तो उसी के बीच में जो था, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने जो है संपर्क साधा, और वहां पर बातचीत की और दबाव बनाया कि इसको जो है फिर उसके बाद हैंडओवर करने की बात जो है वो बनाई गई। और इससे पहले भी कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने बातें बताई थी कि 4 दिन से एक आला अधिकारी ने पंजाब के जो है और हरियाणा के, ये इसको शेल्टर देते आ रहे थे, कोई ना कोई कारणों से इसको शेल्टर दे रहे थे, कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते थे, कोई ना कोई चीजें पूछना चाहते थे। हालांकि विश्वसनीय सूत्र ये भी कहते हैं कि 400 करोड़ के करीब जो है हनीप्रीत के पास इस समय उनके पास प्रॉपर्टी और नगद की ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है। शायद उसको लेकर भी कोई बातचीत जो है वो चल रही थी। ये पूरा जो किस्सा है 4 दिन से चल रहा था, शनिवार रात से चल रहा था। जी बिल्कुल, 4 दिन से चल रहा था, बता रहे थे। लेकिन हम पुख्ता बता रहे हैं कि जहां से आखिरी में हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, वो जगह थी ब्लैक लोटस रिजॉर्ट। ये बात मैं पहले बता चुका था रचना। लेकिन अब सवाल यह है कि हनीप्रीत ने
फरारी के दौरान, गिरफ्तारी से पहले क्या क्या कहा। उसने अपनी कई बातें साफ की, वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इससे पहले हनीप्रीत ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। हनीप्रीत ने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिया और उसमें अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर सफाई दी। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा जुड़ रहे हैं, जो हनीप्रीत की एक एक सफाई को बताएंगे। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि राम रहीम के साथ अपने रिश्तों पर क्या बोली हनीप्रीत, क्योंकि जिस रिश्तों के आरोप लग रहे थे वो सोच के परे थे, इमेजिनेशन के परे थे, और आरोप एक के बाद एक लग रहे थे और खुद उनके पूर्व पति ने लगाए। और अब हनीप्रीत सबके बारे में बात करना चाहती है, लेकिन विश्वास गुप्ता के बारे में बात नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल, उसने साफ तौर पर कहा कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कि वो विश्वास गुप्ता के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, उससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर वो कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन जहां तक बात है राम रहीम की, उसने साफ तौर पर कहा कि राम रहीम के साथ उसका बाप बेटी का रिश्ता है और क्या कोई बाप बेटी के सिर पर हाथ नहीं रखता। उसने साफ तौर पर कहा कि राम रहीम और बेटी के उसका बेटी के तरह का रिश्ता था और क्या बेटी कोई अपने पिता के साथ प्यार नहीं कर सकती अपने पिता को, और क्या कोई बाप अपनी बेटी को लाड नहीं कर सकता। तो उसने साफ तौर पर ये कहा कि एक बाप और बेटी वाला उनके बीच में रिश्ता था, जिसको कि तार तार किया गया, जिस पर कि लांछन लगाए गए, और उन दोनों के बीच में इस तरह का कुछ भी नहीं था जिस तरह का कि इल्जाम उन पर साफ तौर पर लगाया गया। उसने ये भी कहा कि क्या किसी के पास कोई इस तरह का सबूत है जिस तरह का कि उन पर इल्जाम लगाया गया। और उसका कहना था कि गलत इल्जाम लगाकर उनकी इज्जत खराब की गई है और रेप का आरोप लगाने वाली लड़कियां भी कभी सामने नहीं आई हैं। ये दलील भी हनीप्रीत ने दी अपने बयान। ये दलील उन्होंने दी, लेकिन इस दलील को रखने के साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ कहा कि राम रहीम बेकसूर है और एक दिन ये साबित होगा। राम रहीम बेकसूर है और एक दिन ये साबित होगा। और इस कॉन्फिडेंस की वजह बताइए, उन्होंने इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या बताई है? देखिए, इस कॉन्फिडेंस की वजह उन्होंने ये बताई है कि जब उनसे पूछा गया कि पंचकुला दंगे में आपका हाथ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक एक कीड़ी भी नहीं मारी है, एक चींटी भी मैंने नहीं मारी है, और आने वाले वक्त में ये बात साबित होगी, क्योंकि वो कैमरे की निगाहों में थी सारा वक्त और कोर्ट की परमिशन के साथ ही वो हेलीकॉप्टर में बैठकर गई थी राम रहीम के साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने किसी दंगे में हाथ बटाया है या कि उनको कुछ कहते बोलते सुनते या षड्यंत्र रचते हुए किसी ने सुना हो। तो उन्हें यकीन है, हनीप्रीत का कहना था कि वो इस मामले में निर्दोष साबित होंगी, और इसी दलील के बिना पर उन्होंने ये कॉन्फिडेंस जो उनका दिखाई दे रहा था वो सब इसी बिना पर था। इसी बिना पर था। लेकिन राम रहीम की इस तथाकथित बेटी ने, इस मुंह बोली बेटी ने, हालांकि उसका लीगल एडॉप्शन नहीं हुआ था, मुंह बोली बेटी ही हम कह सकते हैं। रवि, आप इस बात से मेरी एग्री करेंगे। लेकिन इसने जो तर्क दी है राम रहीम के बेकसूर होने पर, उसके पास सिर्फ एक ही तर्क था कि जो ये लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए ये कभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन लड़कियों ने पुलिस के सामने 164 के बयान दिए हैं, इतने सारे सबूत कोरोबोरेटेड हुए हैं, इतनी बड़ी ट्रायल चली है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। जी बिल्कुल, अगर बात हम लीगली करेंगे तो हनीप्रीत के जो ये दलीलें हैं ये निराधार हैं और इनका कहीं कोई महत्व नजर नहीं आता है, क्योंकि 164 के बाकायदा बयान हुए थे, सीबीआई ने बाकायदा 164 के बयान कराए थे, चार्जशीट में ये बयान दर्ज हैं, और उनके आधार पर बाकायदा जो बाकी गवाह और सबूत थे वो अदालत में वो साबित हुए हैं, उनको पूरी तरह से पुख्ता तौर पर साबित हुए हैं, और इसी आधार पर सजा हुई है। जो अपील थी हाईकोर्ट में, जो अपील राम रहीम ने की है, वो उसे भी दायर करने में काफी वक्त सिर्फ इसीलिए लगा क्योंकि काफी पुख्ता तौर पर केस साबित हुआ था सीबीआई की अदालत में। और ऐसे में इन दलीलों को और इन जो ये दलीलें दी हैं जो हनीप्रीत ने अपने बयान में, जो कि कुछ न्यूज चैनल्स को उसने दिए हैं, इनका कुछ आधार दिखाई नहीं देता और इनमें कोई वजन भी दीपक जी साफ तौर पर नहीं नजर आता है। ठीक है, तीसरा सवाल, 38 दिनों से वो क्यों फरार थी? इस पर हनीप्रीत ने कहा, क्या कहा, क्यों 38 दिनों से वो फरार थी? बहुत शॉक्ड थी जब उनके ऊपर देशद्रोह का मामले की बात सामने आई और उन्हें संभलने में काफी समय लग गया। हालांकि ये बात अपने आप में बहुत बचकानी है कि उन्हें संभलने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। उनका कहना था कि जो जैसे गाइड करता रहा वो वैसे ही आगे चलती रही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो एकाएक संभल गई है और वो इस तरह से टीवी चैनल्स के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि पापा जी बेकसूर हैं, उन्होंने पापा जी को बेकसूर बनाया और कहा कि बेटी को लाड़ का अधिकार है, जैसा आपने कहा। तो चौथा सवाल क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ, चौथा सवाल क्या है अर्चना, बताइए। चौथा सवाल यही है सर कि उनका ये कहना है कि जब पापा जी बेकसूर हुए हैं तो इस तरह के आरोप लगा क्यों रहे हैं, और कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है और हाईकोर्ट से वो बेगुनाह साबित होंगे, ऐसा भी पूरा विश्वास जताया है हनीप्रीत ने। बताइए रवि, इस पर क्या कहा उसने?
देखिए, उनका यही कहना था कि पापा जी बेकसूर हैं और कोर्ट से उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हाई कोर्ट से वो बेगुनाह साबित होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी देश में है, वो वहां पर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उन्हें हाई कोर्ट जाने में ही काफी वक्त लग गया था और कोई ठोस आधार अभी भी वो बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं, पूरा पक्ष राम रहीम का, कि किस आधार पर वो हाई कोर्ट से अपने लिए राहत मांगेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ठोस वजह वो देने में नाकाम साबित हुआ है पूरा पक्ष, कि जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि अपने आप को निर्दोष साबित होने की वो बात सामने रख सके अदालत के। ठीक है रवि, हम यहाँ पर विपिन को भी साथ में जोड़ेंगे। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, उन्होंने कहा कि निराधार ढंग से मुझ पर यह आरोप लगाए गए कि राम रहीम के साथ मेरा ये रिश्ता है, मेरा ये रिश्ता है, मेरा वो रिश्ता है, लेकिन जहां पर आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है। तो आखिर ये धुआं निकला क्यों, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हमको समझाने की कोशिश कीजिए। फिर यही सवाल मैं रवि से पूछूंगा कि आखिरकार हनीप्रीत और राम रहीम के इस तरह के रिश्तों के बारे में बात कहां से शुरू हुई, पहला व्यक्ति कौन था जिसने बात शुरू की थी? देखिए, बिल्कुल वाजिब बात आपने की कि आग वहीं से धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है। और जाहिर सी बात है, जैसे ही ये सारा एपिसोड हुआ 25 तारीख के बाद, जैसे ही राम रहीम को दोषी करार दिया, जो पूर्व के सेवादार थे वो भी सामने आए, उनके द्वारा सारी बातें जो है वो मीडिया के सामने खुलकर रखी। और सबसे ज्यादा जो खुलासा किया वो विश्वास गुप्ता, जो कि हनीप्रीत का पति है, और जिस तरह से उसके खुलासे थे कि राम रहीम शादी के बाद जो है मुझे लिविंग रूम में बिठा देता था और हनीप्रीत को जो है गुफा के अंदर अपने बेडरूम में बुलाता था। कई ऐसी चीजें सामने आई। पूर्व सेवादारों की ये आरोप थे कि उन आपत्तिजनक स्थिति में जो है हनीप्रीत और राम रहीम को देखा। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं से बनाई नहीं गई, बल्कि जो डेरा के अंदर काम करते थे, डेरा के साथ जुड़े हुए थे कई सालों से, उन लोगों के द्वारा ये सारे आरोप जो है वो लगाए गए। उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया और उसी आरोपों को जो है मीडिया ने स्क्रूटिनाइज किया और किसी एक चैनल ने नहीं अटैक किया। लगभग सभी ने अपने अपने ढंग से उस पर अपनी अपनी बातें रखी, कुछ सबूतों के साथ, कुछ बयानों के साथ, और कुछ चीजें जो कोरैबोरेटिंग कर रही थी, जो एक चीजों से दूसरी चीज की कड़ी जोड़ रही थी, उसके आधार पर लगाए हैं। और हमने जो राम रहीम पर आरोप लगाए हैं वो पूरी चार्जशीट के आधार पर ही आरोप लगाए हैं कि चार्जशीट के अंदर ये बात कही गई है और उनके पूर्व सेवादारों ने क्या क्या खुलासा किया है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अपनी इस गिरफ्तारी के पहले, हालांकि गिरफ्तारी पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पंजाब पुलिस को शर्तिया पता था, वहां के एक एसपी को शर्तिया पता था और वो ब्लैक लोटस में उनको छोड़ के गया है। जब पंजाब पुलिस पर हरियाणा पुलिस का दबाव बढ़ गया इंटरव्यू के बाद, और उसके बाद उसकी ब्लैक लोटस से गिरफ्तारी हुई है। ये एक रिजॉर्ट है जो जीरकपुर में है, पटियाला रोड पर। फिलहाल हनीप्रीत ने जो कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिया था और उसमें वो जो आरोपों पर सफाई दे रही थी वो कितनी सच्ची है। ब्रेक से पहले हमने 4 सवाल पूछे और अब 5वां सवाल ये है कि राम रहीम पर लगाए साध्वियों के आरोपों पर क्या कहा हनीप्रीत ने। रवि, रवि मेरी आवाज सुनाई दी आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। नहीं, मैं सिर्फ इतना जा रहा हूं कि जो साध्वियों ने आरोप लगाया उस पर हनीप्रीत ने क्या सफाई दी है, मतलब जिस पर ये पूरा केस बेस है। जी, उसका कहना था कि सिर्फ 2 साध्वियों के बयान के आधार पर पापा जी को यानी राम रहीम को सजा सुना दी गई और इस मामले में और कोई भी गवाह सामने नहीं आया था। लेकिन जो बलात्कार जैसे मामले होते हैं, इसके अंदर जो पीड़िता होती है उसका बयान ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शायद ये बात नहीं पता है हनीप्रीत को, और इस मामले में 2 पीड़िताएं थी और 164 का उनका बयान हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और वो अपने बयान पर लास्ट तक, आखिर तक कायम रही थी और अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बयान था जिसके आधार पर सजा सुनाई गई थी। तो अपने आप में एक जो है ये फुल प्रूफ केस था जो कि बाकायदा साबित हुआ अदालत के अंदर और जिसके आधार पर ये सजा सुनाई गई थी। लिहाजा सजा पुख्ता तौर पर हुई है और इसके आधार पर बड़ा मुश्किल लगता है इस मामले में कि हाई कोर्ट से भी कोई फिलहाल राहत उनको मिलती दिखाई दे। ठीक है रवि, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं और मेरा आखिरी सवाल बड़ा सीधा सवाल है। किस नाटकीय घटनाक्रम के साथ हनीप्रीत को अपनी मुंह बोली बेटी बनाया था राम रहीम ने? माफ कीजिएगा दीपक जी, मैं सवाल नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूं कि किस नाटकीय घटनाक्रम के बाद हनीप्रीत को मुंह बेटी बनाया था राम रहीम ने? देखिए, अचानक ये हुआ था कि जब
विश्वास गुप्ता को अपने पास जब इसने ले लिया था, अपनी शरण में ले लिया था, एक तरह से कहूंगा मैं, राम रहीम ने, और नजदीकी जब बढ़ गई थी हनीप्रीत के साथ में राम रहीम की, तो वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा वक्त ये अपने पास रहे। तो अचानक उसने इसको गोद लेने का फैसला किया 2009 में, और फिर ये बाकायदा गाजे बाजे के साथ घर पहुंचता है हनीप्रीत को एक गोद में लेता है और बाकायदा गोद लेने का एक समारोह रचता है और बग्गी में बैठाकर बाकायदा अपने साथ लेकर आता है, अपने घर में लेकर आता है, अपनी गुफा में, और फिर वहां पर इस समारोह के अंदर वो इसको बाकायदा हनीप्रीत को अपनी बेटी बनाता है और उसको गोद लेने का एक समारोह के अंदर निर्णय लेता है। ठीक है रवि, आपने पूरी हमको जानकारी दी।